आज हम अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे स्पोर्ट्स और दिव्यांग बच्चों पर। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 4 स्पेशल गेस्ट और हम उन स्पेशल गेस्ट से आपका परिचय कराएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ सक्षम एनजीओ से आए हैं स्पेशल एजुकेटर आलोक बावा अपने 3 प्यारे स्टूडेंट्स के साथ। हमारे साथ हैं दुर्गेश, हरिओम और परी। मैं आलोक जी आपका और अपने सभी जो तीनों स्पेशल गेस्ट हमारे प्यारे से बच्चों का स्वागत करती हूँ। वेलकम टू NIOS, वेलकम टू मुक्त विद्यावाणी एंड रेडियो वाहिनी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक्स हमें आपको कहना चाहिए। और हम डेफिनेटली बात करेंगे आज कुछ अलग, कुछ खास बातें करेंगे। और जैसा कि मैं आपसे डिस्कस भी कर रही थी आलोक जी, आपने कहा कि स्पोर्ट्स आज ऐसा फील्ड है जहां पर हर कोई अपना कैलिबर दिखा रहा है और जो हमारे प्यारे बच्चे हैं ये भी किसी भी तरीके से स्पोर्ट्स की फील्ड में पीछे नहीं है। तो आज हम स्पोर्ट्स और इन बच्चों के अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आप जिस एनजीओ में काम करते हैं जहां पर ये बच्चे आते हैं वहां पर स्पोर्ट्स को कितना अटेंशन दिया जाता है, किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं? मैम, मैं सक्षम नोएडा में काम करता हूँ एज अ स्पेशल एजुकेटर। तो जिस तरीके से हम अपनी रेगुलर लाइफ के बारे में सोचते हैं कि व्यायाम जरूरी है लाइफ के लिए, उसी तरह हम छोटे बच्चों को और स्पेशली जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनके लिए भी हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे फिजिकल जो हमारी नीड होती है, एक जो शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी तरह से इन बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अगर मैं इसके लिए क्लियरली बात बोलूं तो हमारी जो दिव्यांग बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से या खेल के मैदान से दूर रह जाते हैं या रह जाते थे। अगर मैं बोलूं तो अब मैं ये बात नहीं बोल सकता रह जाते थे, क्योंकि शरीर का जो विकास है वो स्पोर्ट्स पे काफी हद तक जुड़ा हुआ है। आप मेंटली विकास नहीं बोल सकते, फिजिकली आप विकास के लिए भी आपको बहुत जरूरत है स्पोर्ट्स की। कहीं ना कहीं अगर हम सक्षम की बात करें तो सक्षम में इस चीज को ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को हर चीज में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स का अगर मैं रूप बोलूं तो डांसिंग हो सकता है जी, डांसिंग से लेके योगा हो सकता है, या छोटी छोटी जो एक्टिविटी होती है। जैसे सक्षम बेसिकली हमारा जो करता है वो क्रिकेट है। सब बच्चों को क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट है कि वो हर सैटरडे संडे खुद इंडिविजुअली आते हैं और वो मैच खेलते हैं आपस में। जी। तो जो हमारे साथ ये बच्चे आए ये एक्चुअली इंटीग्रेटेड बच्चे हैं हमारे, जो स्कूलों में जाते हैं, रिपीटेटिव स्कूल है। जैसे दुर्गेश है हमारा बाल भारती में जाता है, हरिओम और परी सलवान मयूर विहार फेज 3 में जाते हैं, सलवान पब्लिक स्कूल। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस। वहाँ पे अपने स्कूल में ये स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं जी। और जी मैम, और अगर थोड़ा सा और जानना है तो ये अपने बारे में खुद बताएंगे किस तरीके से अपनी डेली लाइफ या स्पोर्ट्स को कितना एंजॉय करते हैं और कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो बहुत खुशी इन बच्चों से जानना चाहूंगी इनकी डेली लाइफ और इनकी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज है इनके बारे में। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं परी से, क्योंकि गर्ल्स आर ऑलवेज फर्स्ट। तो परी, आप हमें कुछ ये बताइए कि आप क्या करती हैं, कौन से स्कूल में जाती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अपने बारे में बताइए परी। माय नेम इज परी, माय स्कूल नेम इज सलवान पब्लिक स्कूल। ओके, आई स्टडी इन 3rd class. And you study in 3rd class. So Pari, which sport do you like? Do you like cricket? क्या पसंद है आपको? वॉल क्लाइंबिंग। वॉल क्लाइंबिंग, ओह वाओ लवली, आप तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में हो बल्कि। तो आप मुझे बताओ कि आपने वॉल क्लाइंबिंग करना कब से शुरू किया है? कितने दिन हो गए आपको वॉल क्लाइंबिंग करते हुए? 1 week. 1 week? तो कैसा लग रहा है आपको वॉल क्लाइंबिंग करते हुए? अच्छा लगता है। और मतलब जब वॉल क्लाइंब करते हो तो मतलब ऐसा भी होता है कि कई बार गिर जाते हो और डर लगता है, फिर सोचते हैं कि नहीं हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए? यस। ऐसा लगता है? यस। ओके। और आपको जो वॉल क्लाइंबिंग कराते हैं, आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं, आपको उनका नाम पता है? यस। क्या नाम है उनका? पूनम पठानिया। ओके, पूनम पठानिया। तो आपको कैसे सिखाती हैं? अच्छा सिखाती हैं वो वॉल क्लाइंबिंग? यस मैम। चलो लवली, हम उम्मीद करते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी आप बहुत अपना नाम कमाएंगी और वॉल क्लाइंबिंग अगर आपको पसंद है तो उसमें आप और ज्यादा आगे जाएंगे और कभी हम आपको माउंटेन भी क्लाइंब करते हुए देखेंगे, राइट? ग्रेट ग्रेट। चलिए अब हम बात करते हैं हरिओम से।
तो हरिओम, आप अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Hariom. हम्म, I study in Salvan Public School in class 4. ओके हरिओम, और आपको क्या पसंद है अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो? Cricket. क्रिकेट पसंद है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग क्या पसंद है? Batting. बैटिंग। अच्छा, बैटिंग क्यों पसंद है, बॉलिंग क्यों पसंद नहीं है आपको? बैटिंग ज्यादातर लोगों को पसंद होती है। अच्छा, तो आपको बैटिंग पसंद है। तो मतलब अब तक हाईएस्ट स्कोर कितना बनाया आपने, कितने रन्स बनाए अब तक आपने एक मैच में सबसे ज्यादा? 10। चलो लवली। तो आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं? नो। नहीं, तो फिर बस ऐसे ही हॉबी के लिए खेलते हैं क्रिकेट? यस। क्या बनना चाहते हैं लाइफ में आप? साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है हरिओम। और साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो किस फील्ड में आप रिसर्च करेंगे, या कौन सी डिस्कवरी इन्वेंशन करने में इंटरेस्टेड हैं आप? कोई ऐसा फील्ड सोचा है कि आप प्लांट्स में जाना चाहते हैं, आप मशीन्स में जाना चाहते हैं, केमिकल्स में जाना मशीन्स में जाना चाहते हैं? चलिए, ग्रेट। आई विश यू ऑल द लक हरिओम, और Thank you, आई होप आप एक दिन साइंटिस्ट बनेंगे, कैसे साइंटिस्ट जिन्हें क्रिकेट खेलना भी पसंद होगा। राइट। और दुर्गेश, अब आपसे बात करते हैं। इनफैक्ट जब मैं छोटी थी तो मेरे साथ ट्यूशन में भी एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम दुर्गेश ही था। सो ये बहुत फेमिलियर नाम है मेरे लिए। दुर्गेश, अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैम, मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल से हूँ, सेक्टर 21 नोएडा। ओके। और मैं वहाँ पे क्लास 6 स्टैंडर्ड में हूँ। ग्रेट। और मतलब हम लोग, हमारा संडे को सर ने आपको जैसे बताया कि संडे को हमारा क्रिकेट क्लब होता है। तो हम लोग संडे को खेलने आते हैं। तो हम मतलब क्रिकेट के साथ हम बाकी की एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे योगा हुआ, हमारा टाइकोंडो हुआ। ओके, ग्रेट। और और मतलब हमारे अभी मैम जेएनएस में और भी बहुत जगह पे मैम हमारा टूर्नामेंट्स भी हुए थे। तो मतलब मैम हमारी पूरी जो 11 प्लेयर्स की टीम है, तो मैम हम लोग एज अ टीम खेलते हैं। और मैम सबका पार्टिसिपेशन मैम सेम होता है। मैम यहाँ पर मैम या तो मैं हमारा क्रिकेट खेलना और किसी और का भी क्रिकेट खेलना, तो मैं साइटेड में या हमारे साथ, तो मैं ऐसा कोई फर्क नहीं पता चल रहा अभी तक तो। और मैं क्रिकेट के अलावा मैं बहुत से मतलब टाइकोंडो, योगा, फुटबॉल, या मैम बहुत सारे गेम्स हैं मैम जिनमें मतलब हमारी फील्ड में से मैम बच्चे महारत हासिल कर रहे हैं। बहुत से बातें बहुत बार बच्चों के प्राइजेस भी आ रहे हैं। तो मैम काफी अच्छा है मैम, क्योंकि पहले तो स्पोर्ट्स था नहीं और अभी इन्वेंट हुआ है। तो मैम बच्चे पार्टिसिपेशन भी अच्छा दिखा रहे हैं और बच्चे काफी एक्टिव है अब तो। ये बिल्कुल बहुत इंकरेजिंग बात आपने बोली है दुर्गेश। और मैं तो पर्सनली फील करती हूँ कि जब हम आप बच्चों को स्पेशल चिल्ड्रन एड्रेस करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि वाकई बहुत स्पेशल है। क्योंकि कई लोग जो पूरी तरह फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं वो भी अपनी लाइफ में इतना अचीव नहीं कर पाते हैं जितना आप बच्चे कर पाते हैं। आपकी विल पावर, आपका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होता है और ये वाकई बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो आपको जैसे आपने बताया वो क्रिकेट खेलना पसंद है, टाइकोंडो, और आपने योगा का भी जिक्र किया। इनफैक्ट मैं भी योगा लर्न कर रही हूँ फिलहाल, लेकिन मुझे भी इतने अच्छे से आया नहीं है। बट आई होप कि आप ज्यादा अच्छा योगा प्रैक्टिस कर लेते होंगे। नहीं मैम, एक्चुअली योगा में मैम हम लोग योगा करते तो बट मैम उतना इंटरेस्ट नहीं था। मेरा ज्यादातर इंटरेस्ट आता था मैम क्रिकेट में या टाइकोंडो। और मैं मतलब एज अ होम पे मतलब मैम हम पार्क में हमारे टीचर हमें वैसे सिखाते थे टाइकोंडो, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाता था। उसके बाद मार्शल आर्ट्स मैंने सीख रखी थी तो टाइकोंडो इजी पड़ता है, इसलिए मतलब टाइकोंडो तो अभी बहुत ज्यादा इजी पड़ता है। दैट्स वेरी नाइस। और आप ये बताइए कि क्रिकेट में आपको क्या पसंद है, बैटिंग या बॉलिंग? एक्चुअली मैम क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग को डिफाइन करना तो नहीं होगा, क्योंकि मैम मैं ऑलराउंडर हूँ इन माई टीम। चलो ग्रेट। आई होप कि आप इंडिया की इंटरनेशनल टीम में भी एज एन ऑलराउंडर कभी अपनी प्रेजेंस दिखाएं और हम आपको देखते हुए मतलब खेलते हुए देखें। और डेफिनेटली हम चेयर करेंगे स्टैंड से आप सभी बच्चों के लिए। सो आलोक जी, बच्चे तो बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग है, एनर्जेटिक है और बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इनसे मिलकर, इनसे बात करके। तो जैसा कि आपने भी बताया कि आज ये बच्चे जब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करते हैं तो फिजिकल फिटनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आज स्पोर्ट्स में भी बच्चे पीछे नहीं हैं। तो कई बार क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं जब शुरू में बच्चों को स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और कितना सपोर्ट मिलता है फैमिली से या सोसाइटी से? यस मैम, एक्चुअली अगर मैं आपको अपना एक इंसिडेंस बताता हूँ कि जिस टाइम में मैं बीएड कर रहा था तो मेरे साथ मेरे दोस्त थे जो विजुअल इम्पेयर्ड थे। तो उस टाइम इप्सा गेम हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो उस टाइम हमने फर्स्ट टाइम देखा था कि अच्छा ये लोग रनिंग भी करते हैं, 400 मीटर रिले रेस भी होती है, लॉन्ग जंप भी होती है, ये सारी चीजें होती है। उस टाइम शायद रोंगटे खड़े हो गए थे उनको देखते हुए।
और जब मुझे समझ आया कि इनको कराते क्या है, खाली कुछ जिसे कहते हैं अडेप्टेशन होता है उन गेम्स का, और वो अडेप्टेशन के बेस पे आप सारे गेम्स इन बच्चों को खिला सकते हो और आप अच्छे से तैयार भी कर सकते हो जी। खाली जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाला फेंकना होता है, तो उनको नहीं पता किस डायरेक्शन में फेंकना है, ठीक है, आप कहीं भी फेंक सकते हैं। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा कि वो उसको किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, कैसे उसको डायरेक्शन बता रहे हैं, कि एक बंदा आ रहा है, उसको पता है कि कहाँ पे फेंकना है, यानी वो रनिंग करता हुआ आ रहा है, लेकिन कहाँ पे रुकना है, तो वहां पे जो कोच खड़ा था वो विसिल बजाता है उस टाइम कि आपको अब रुकना है, तो उसको स्टेप वो काउंट करता है, पीछे जाता है, उसकी वजह वो रनिंग स्टार्ट करता है, तो उसे याद होता है मैंने कितने स्टेप पे रुकना है और भाला फेंकना है, किस डायरेक्शन में फेंकना है। तो सामने की तरफ जिस डायरेक्शन में उसको फेंकना होता है, तो वहां से कुछ ना कुछ आवाज या साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा होता है कि उसको उस डायरेक्शन में फेंकना है। तो वो पहले क्लियरली उस साउंड को सुनता है कहाँ से आ रही है, तो वो अपना हाथ का डायरेक्शन उस तरफ करता है कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, जिस तरह से उसको बता दिया जाता है। उसका एक पार्टनर होता है कि हाँ, जहाँ पे आपने हाथ इस तरफ करा इधर ही आपको भाला फेंकना है जी। वो रन करना, विसल वो होता है और वो रन करना शुरू करता है। जैसे ही वो उसका फ्रेंड क्लैप करता है, वो समझ जाता है कि अब वो आ रहा है, स्टॉप, वो रुकता है और तुरंत भाला फेंक देता है। उसी तरीके से जो भारी बॉल होती है, जो फेंकना होता है, वो गेम हो गया। फुटबॉल होगी, फुटबॉल में किस तरह से खेली जाती है, उसमें एक घुंघरू डाल दिए जाते हैं। मैंने क्रिकेट में भी ये चीज देखी है। तो उस तरीके से हम ये गेम्स करा सकते हैं। और रही फैमिली की बात, तो मैं आपको नॉर्मल सी बात है, हमारे नॉर्मल बच्चे जो है, मतलब जो साइटेड है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी डर लगता है कि यार अगर जैसे मैं जिम्नास्टिक बोलूं, हर कोई नहीं बोलेगा क्योंकि जिम्नास्टिक में खतरा होता है कि चोट ना लग जाए, गिर ना जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पे स्पेशल बच्चों की बात आ जाती है, तो वो डर ज्यादा हो जाता है वहाँ पे कि नहीं, ये नहीं कर सकता, ये नहीं चल सकता, ये नहीं कर सकता। अगर बाई चांस को कोई इंजरी हो गई, अभी तो ये खाली इतना है, कहीं बाई चांस कुछ और ज्यादा ना हो जाए, तो हमें और ज्यादा रिस्क ना हो जाए। उसी डर की वजह से क्या होता है, जो छोटे मोटे घर के गेम भी होते हैं ना, जिससे हम घर में खेलते हैं, घर में भी हम कुछ छोटे छोटे गेम खेल के काफी सारी चीजें लर्न करते हैं, और हमारा फिजिकली भी एक एक्सरसाइज होती है। जैसे फिजिकली एक्सरसाइज, हम भाई बहन भी लड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम हमारी एक एक्सरसाइज हो रही होती है, खींचना, पकड़ना, धक्का देना। उससे क्या होता है, हमारा फिजिकली एक मजबूती आती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि माँ बाप डरते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अपने भाई के साथ ऐसे मत कर, उसको चोट लग जाएगी, उसको कुछ हो जाएगा। वहीं पे हमें ये कहना चाहिए कि भाई जो बच्चे नॉर्मली, जैसे हर बच्चे का डेवलपमेंट होता है ना, इन बच्चों को भी उसी तरह से डेवलप होने दो। क्योंकि अगर हमारी मांसपेशियां अगर एक बार रुक गई, वो नहीं डेवलप हुई, तो उन बच्चों को आगे जाके वो नुकसान होना है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए अगर हमारा शरीर ही कष्ट नहीं उठाएगा, मेहनत नहीं करेगा, तो वो उस लेवल का नहीं बन पाता। और आगे वाली लाइफ में माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते, और अभी से इन चीजों को हमें ट्रेन करना था वो। और ये ट्रेनिंग हम गेम्स के थ्रू ही दे सकते हैं। अगर हम बिना उसके बोलते कि बच्चों चलो ऐसे करो, नहीं करता कोई। एक्सरसाइज करना अगर हम बोलते हैं हैवी एक्सरसाइज, कोई किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन वो चीज अगर गेम में कन्वर्ट हो जाए तो हर किसी को एंजॉयमेंट होता है, हर कोई मजे करता है। इंटरेस्टिंग बना के अगर बच्चों को करवाई जाए तो बच्चे डेफिनेटली बहुत उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं, आप टीचर हैं, तो क्या आपका भी कोई इसमें स्पेशलिटी होता है कि आप स्पोर्ट्स टीचर हैं या आप आर्ट्स टीचर हैं, कुछ ऐसा होता है आपकी फील्ड में? एक्चुअली हमारा जो फील्ड होता है मैम, उसको आपको जब पढ़ाया जाता है बीएड में, तो आपको ओवरऑली वो चीज समझाई जाती है कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और जो चीज अगर आप करते हो तो उसको आप किस तरीके से देख सकते हो। यानी आपको देखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। क्योंकि मैं बेसिकली स्पोर्ट्स से नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने ये चीजें रियलाइज करी, जब हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि आप इस चीज को अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इस तरीके से देखो जरा, क्या हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि हर जगह आपका जिसे कहते हैं ना एरर एंड कि आप उस तरीके से आप कर सकते हो। आप करके देखो, अगर आप उन पे नहीं आजमा सकते, आप अपनी आंखें बंद करो और आप सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हो और आप उसको कैसे अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो। तो वो चीज हमें देखने का तरीका और उसको करने का तरीका, और साथ के साथ सेफ्टी, आपको ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा गाइडेंस दी जाता है और पढ़ाया जाता है जी। तो आप लोगों को अपने फील्ड में गाइडेंस दी जाती है, प्लस इन बच्चों के लिए ऐसे प्रोसेसेस भी बने हुए हैं, अडेप्टेशंस होते हैं गेम्स के, कि इनको भी सिखाया जाए। फैमिली का सपोर्ट भी, आप लोग फैमिली मेंबर्स को भी काउंसिल करते हैं कि वो भी घर पर बच्चों को सपोर्ट करें। तो जब इतनी सारी चीजें जब आसपास ये होती हैं, तो क्या कभी बच्चों की तरफ से कभी कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं या शुरू शुरू में स्ट्रगल करते हैं या उनका मन नहीं करता है, कुछ ऐसी चीजें आती हैं? होता है। जैसे कितनी बार कुछ बच्चे लेट आते हैं, लेट स्कूल में एडमिशन होता है, तो क्या होता है कि वो
उनको इतनी आदत हो जाती है कि आराम की आदत हो जाती है, जैसे कहते हैं आराम की, नहीं करना ठीक है, मम्मी पापा ने उस चेयर से बैठाया, खाना ला के दे दिया, यहाँ खा लिया, नहीं चलना। अगर उनसे बोलते हैं, और अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट जाते हैं, वो कहते हैं कि इनके लिए जरूरी है चलना और ये रेगुलर एक्सरसाइज करना। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका आगे जाके जो पैर का बोन या फिजिकली है वो और ज्यादा वीक हो जाएगा उनका। तो इसलिए उनके साथ हमें चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि वो करना नहीं चाहते। और बच्चे इतने चालाक होते हैं, कोई बच्चा है वो बहुत तेज होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, वो अपनी छोटी सी चीज को ना बढ़ा के बता देते हैं कि नहीं सर हमें ये हो रहा है, हमें पेन हो रहा है, हम नहीं करना चाहते, थक गए। लेकिन जब इनको इंटरेस्ट आता है तो ये बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे अभी हरिओम ने बोला, दुर्गेश ने बोला, ये आज सुबह से जब हम स्कूल में आए थे सक्षम में, तो आज ये साइंटिस्ट के मूड में थे दोनों। आज ये साइंटिस्ट बनना चाहते थे, पूछ रहे थे साइंटिस्ट कैसे बना जाएगा, क्या कर सकते हैं सर, आप क्यों नहीं बने, आपने ये क्यों नहीं करा। तो बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के पास, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे इनके पास जी। तो मैं बच्चों से फिर एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करना चाहूंगी। तो परी आपसे शुरुआत कर रही हूँ। आपने बताया कि आपको वॉल क्लाइंबिंग करना पसंद है, तो इसके अलावा आपको पढ़ाई में क्या पसंद है? कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये पढ़ते हो आप? यस। तो सबसे अच्छा क्या लगता है? ये कोई भी अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती? इंग्लिश अच्छी लगती है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपने मुझे बताया कि अभी 1 वीक हुआ है और आप वॉल क्लाइंबिंग कर रहे हो, तो इसके अलावा आप क्या करना चाहते हो? कोई और भी स्पोर्ट है जो आपको पसंद है खेलना? फ्रेंड्स के साथ खेलते हो या फिर आपके टीचर्स आपको कहते हो कि अब हम आपको ये भी सिखाएंगे? कुछ ऐसी बात हुई? हाँ बताइए, कौन सा? कौन सा परी ने फुटबॉल। फुटबॉल। चलिए, परी ने थोड़ा सा टाइम लिया और मुझे सोच के बताया कि फुटबॉल पसंद है। ठीक है, फुटबॉल। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ आओगे तो आप मुझे बताना कि आपने फुटबॉल कितना खेला है और आपको फुटबॉल में क्या चीज पसंद है, कितनी चोटें लगी हैं, कितने गोल स्कोर किए हैं। ठीक है, ये आप मुझे नेक्स्ट टाइम बताना। और अब मैं हरिओम आपसे पूछना चाहूंगी, आपने तो चलिए क्रिकेट की बात करी है, पढ़ाई के बारे में अगर आपसे पूछूं तो आपको क्या पढ़ना पसंद है हरिओम? हिंदी पसंद है आपको। तो हिंदी की कोई कविता आती है? कोई कविता, कोई भजन, कोई गीत स्कूल में सीखा हो और अब आप मुझे भी सिखाना चाहो? हिंदी की कुछ भी। यस। क्या सुनाओगे आप मुझे? आलस त्यागो। अरे वाह, इसकी तो सबसे ज्यादा सबको जरूरत है। चलिए, अब आप मुझे सुनाइए आलस त्यागो, इसके बारे में बताइए। मुझे थोड़ी सी पोयम आती है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी सुना दीजिए, जितनी आती है उतनी सुनाइए। आंखें खोलो आलस त्यागो, हुआ सवेरा अब तो जागो। वेरी गुड, वेरी गुड। सूरज आसमान में चमका, धरती का है कण कण दमका। दिशा दिशा का मिटा अंधेरा, हर जगह है किरणों का डेरा। लवली। और चलिए, कोई बात नहीं, इट कॉल्स फॉर अ राउंड ऑफ अप्लाउज। और प्लीज सब क्लैपिंग करेंगे हरिओम के लिए। हरिओम ने इतनी अच्छी कविता सुनाई, इतनी क्लियर वर्ड्स के साथ हमें समझा दिया कि आलस को त्यागना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आप तो बिल्कुल आलसी नहीं हो गए हरिओम, बहुत एक्टिव हो गए आप, हो कि नहीं हो? बहुत ज्यादा एक्टिव है। हाइपर एक्टिव तो नहीं है? चलिए ठीक है हरिओम, अब आपने हिंदी की इतनी अच्छी सी कविता सुनाई है हमको। अब इसके बाद मैं दुर्गेश आपसे जानना चाहूंगी कि आप तो साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं और क्रिकेट में इंटरेस्टेड भी हैं, तो आपको पढ़ाई लिखाई में साइंस ही पसंद हो गए हो? मैम साइंस मैथ्स। साइंस और मैथ्स, ओके। मैथ्स में क्या चीज जो बिल्कुल पसंद नहीं है? मैम एक्चुअली मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है मैम, बट अब मैम ऐसा अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ आता जो समझ में नहीं आता तो शायद वही ना पसंद हो। ओके ओके। बट मैम अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैथ्स अच्छा लगता है, साइंस अच्छा? और मैम मैं चाहता नहीं हूँ कि मैम ऐसा कुछ आए जो मेरे रास्ते में रुकावट बन जाए। वेल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोई भी चीज आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। हमारे इंटरेस्ट की बात होती है, हम हर चीज सीख सकते हैं। अगर हमें इंटरेस्ट नहीं होता तभी वो चीज हमें मुश्किल लगती है। अदरवाइज इस दुनिया में सिर्फ रॉकेट साइंस मुश्किल है, पर मुझे लगता है आपके लिए वो भी मुश्किल नहीं होगी, आप वो भी जरूर अच्छे से लर्न करेंगे। तो आलोक जी, हम इन बच्चों से बात करते हैं और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इन बच्चों में दिखता है और मुझे लगता है कि ये बच्चे लाइफ में डेफिनेटली अपनी लाइफ को बहुत ऐसे नहीं लेते हैं कि हम अलग, हम स्पेशल बच्चे हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल और नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी भी जी रहे हैं।
जब ये बच्चे आपने तो बहुत एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब ऐसे ही बच्चे बाहर जाते हैं और स्पोर्ट्स अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आगे उनको किस तरह का सपोर्ट मिलता है स्कूल्स की तरफ से, एनजीओ की तरफ से या गवर्नमेंट्स की तरफ से? किस तरह का सपोर्ट या किस तरह की प्रोविजंस इन बच्चों के लिए? मैम, जिस तरीके से आपने बोला कि आज के टाइम पे जो दिव्यांग बच्चों के लिए स्पोर्ट्स है उसकी ज़्यादा अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है जब से क्रिकेट हमारे इंडिया लेवल पे आ है, इंटरनेशनल लेवल पे आ है। तो उसी तरीके से अगर मैं जैसे क्रिकेट की बात करता हूँ तो अभी ये बच्चों ने हमारे जितने भी हैं क्रिकेट खेलने जाते हैं, एक क्लब है जो इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। ओके, ठीक है। तो उसी के साथ साथ जो धीरे धीरे सपोर्ट बढ़ती जाती है, कुछ क्लब्स हैं पहले से जिन्होंने इनको ज्वाइन किया हुआ है और जो सपोर्ट करते हैं पूरी। ठीक है, जब वो देखते हैं कि टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें से वो बच्चे निकालते हैं तो उनको पूरा फाइनेंशियली और सोशली सपोर्ट भी करते हैं। ओके। और गवर्नमेंट भी, अगर गवर्नमेंट ये देखती है कि हाँ बच्चा कुछ कर रहा है तो गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे ऐसे फंड्स हैं जो इनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। जी, बस थोड़ा सा ये है कि कदम पहले कौन उठाएगा, सामने लेके आना है तो सपोर्ट मिल रहा है साइड तरफ से। जी, और कई बार तो जैसे जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, आपने बताया कि उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, कई बार वो बच्चों को बहुत ज़्यादा डेलिकेटली ट्रीट करते हैं कि नहीं इनको लग जाएगी, तो उनकी काउंसलिंग आप कैसे करते हैं? उनको क्या एग्जाम्पल देते हैं, किस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि वो बच्चों को भी आगे लेकर आए? मैं हम ज़्यादातर हम खुद ना बोल के उनको एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए आज ये बच्चा है जी, आज ये बच्चा जैसे कि दुर्गेश है, हम दुर्गेश ने अभी काफी सारे टैलेंट ये बताए हैं। जी जी जी, बोलिए। जिस तरीके से दुर्गेश है, दुर्गेश स्विमिंग भी करता है एक्चुअली। ओके, ठीक है, स्विमिंग भी करता है, वो अपनी टीम में, स्कूल टीम में फुटबॉल कैप्टन भी है। तो हम आपस में उन बच्चों का एग्जांपल देखिए ये दुर्गेश है हमारा कि ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता? आप हमें कोई रीजन दीजिए, क्या आपका बच्चा और बच्चों की तरह बच्चा नहीं है क्या? उसमें भी वो सारी क्वालिटी है, अगर कुछ कम है तो वो उसमें भी है और बाकी में भी है। ठीक है, लेकिन वो सारी चीजें कैसे की जा सकती है? वो इसलिए की जा सकती है क्योंकि उसने थोड़ी मेहनत करी है और उसके पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है और उनको विश्वास रहा है हम पे कि हम भी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो पेरेंट्स की सपोर्ट और उनका जो काउंसलिंग होता है वो हम और बच्चों को दिखाते हैं कि देखिए ये भी आज बच्चे हैं जो आज यहाँ पहुंचे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम रोशन हो और आपका बच्चा भी यहाँ जाए तो आपको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डर आपको हर जगह हराएगा। ठीक है, डर आपको हर जगह रोकेगा, लेकिन आपको उसी डर के थ्रू अगर आप निकलना है तो आपको अपने बच्चों पे विश्वास करना होगा और उसको आगे ले जाना होगा। जी, तो वो चीजें हम टाइम पे हर चीज की वर्कशॉप रखते हैं। बाहर से हम काउंसलर बुलाते हैं कितनी बार होता है कि हम फेमिलियर हो गए, घर वालों की बात समझ नहीं आती कि ठीक है, इसलिए हम बाहर से बुलाते हैं। देखिए आपको मोटिवेशनल टॉक है, ये बंदा बता रहा है, खुद आते हैं, वो खुद बताते हैं। आज मैं यहाँ पे क्योंकि हमारे बीच में हम बच्चों के लिए भी काउंसलिंग कराते हैं कि इनमें कभी मोटिवेशन कम ना हो। हमारे एक सर आए थे, मतलब IAS आए थे, विजुअल इम्पेयर्ड है, क्या नाम था हरिओम उन सर का? सर दीपक सर। हाँ, दीपक सर, वो IAS है। कि जब इन्होंने उनसे बात करी थी तो इनको पता भी नहीं था IAS होता क्या है, लेकिन जब इन्होंने जाना तो इनके अंदर से एक, जैसे कहते हैं आग, हाँ यार ऐसी कोई पोस्ट होती है जिसके साथ 3-4 बंदे ऐसे खड़े होते हैं फाइल लेके, जी सर हमें क्या करना है, जी सर हमें क्या करना है। तो इसलिए टाइम पे हम वो काउंसलिंग कराते हैं, लोगों से मिलवाते हैं और जो अचीवमेंट कर चुके हैं, अपनी पोस्ट पे एक पहुंच चुके हैं, तो हम उनसे भी मिलवाते हैं इनको। जी, आपने IAS सर की बात करी और हरिओम को याद भी है उनके बारे में, तो हरिओम आप मुझे बताइए कि वो कौन सर थे और उन्होंने कैसी कैसी बातें करी, क्या बताया उन्होंने? मैम उन्होंने अपना शेड्यूल बताया था। अच्छा, क्या शेड्यूल बताया था उन्होंने? मैम सुबह 6 o'clock उठते हैं और मैम 6 to 7 मैम जिम जाते हैं। ओके, और आपने उनसे पूछा, अब तो आपको पता लग गया कि IAS कितनी बड़ी पोजीशन होती है गवर्नमेंट में, तो आपने उनसे पूछा कि वो इस पोजीशन तक कैसे पहुंचे, उन्होंने कितनी तैयारी करी, कितनी पढ़ाई करी? यस मैम। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत पढ़ाई करी थी। बहुत पढ़ाई करी थी, तो आपको उनकी बातें सुन के मोटिवेशन मिली? यस मैम। ओके, और दुर्गेश आप भी जरूर ऐसी किसी पर्सनालिटी से मिले होंगे? मैं एक्चुअली उस समय मैं भी सर से मिला था, तो देन मतलब हम लोग की सर से काफी ज्यादा बात हुई थी। देन मैं मतलब सर का शेड्यूल था और मतलब सर एक दिन में 3-3, 4-4 अलग अलग कंट्रीज के न्यूज़पेपर रीड करते थे, हेडलाइंस, और मतलब उन्होंने काफी सफर किया अपनी लाइफ में। मतलब IAS में बहुत बड़ी पोस्ट है और उसको अचीव करना, तो मैम इतने लोगों के बीच में सर बने और उसके बाद मैम हमारा भी मैम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि अगर सर बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते। Absolutely. तो मैं मतलब बहुत सारे बच्चों ने मतलब उसी समय डिसाइड कर लिया कि उन्हें कोई सिविल जॉब चाहिए और इसी पोस्ट पर चाहिए,
जी, बहुत बहुत अच्छी बात है कि सिविल सर्विसेज के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं और ऐसी पर्सनालिटी से आप मिलते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। और ये तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल्स हैं जो आज हमारे सामने हैं, लेकिन पास्ट में हमारी हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। आपने हेलन केलर के बारे में अगर सुना हो तो सब बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, क्योंकि बारे में सब जानते हैं क्योंकि वो अपने आप में बहुत यूनिक पर्सनैलिटी है और इतनी प्रॉब्लम्स, इतने फिजिकल चैलेंजेस होने के बावजूद भी उन्होंने वो पढ़ाई करी और ऑथर बनी और अपना पूरे विश्व में लोग उनको जानते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स की ही बात करें, मुझे नाम अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा, एक स्विमर थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था। आई डोंट नो वेदर इट वाज आरती साहा और आरती प्रधान, ऐसे उनका कुछ नाम था। तो स्विमिंग मतलब ये हमारी कंट्री, ना सिर्फ हमें ऐसे लोग दूसरी कंट्रीज में देखने को मिलेंगे, हमारी अपनी कंट्री में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने इतनी दिक्कतों के बावजूद भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर इतना कुछ अचीव किया है। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, हमारे यहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स होते थे जो अनफॉर्चुनेटली देख नहीं सकते थे, लेकिन ज्ञान इतना बांटते थे और दूसरों को राह दिखाते थे वो। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अभी बहुत कुछ जानेंगे, आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शिक्षार्थी श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों के बारे में और स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े उनके अचीवमेंट्स के बारे में। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप इन बच्चों से बात करना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आप इन बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं या अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी व रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज के साथ। क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। प्रधानमंत्री और आपके सपनों को साकार करने के लिए समर्पित NIOS स्कूली और व्यावसायिक शिक्षा का एकमात्र केंद्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS दिव्यांग जनों के लिए समता आधारित और सम्मिलित शिक्षा के लिए समर्पित NIOS स्कूली और व्यावसायिक शिक्षा के लिए NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in या NIOS के नजदीकी केंद्र से आज ही संपर्क करें। वेलकम बैक लर्नर्स एंड लिसनर्स, आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी व रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ, और हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के बारे में और उन बच्चों के स्पोर्ट्स के फील्ड में अचीवमेंट के बारे में। तो चलिए अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे बच्चों से। तो दुर्गेश, हरिओम परी, अभी हम आपसे फिर से कुछ सवाल पूछेंगे और आपसे जवाब एक्सपेक्ट करेंगे। सो दुर्गेश, आपसे शुरू करती हूँ। जैसे कि हमने अब तक इतनी सारी बातें करी कि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, इन्वॉल्व हैं, स्कूल में आप जाते हैं, पढ़ते हैं, तो फैमिली में जो एटमॉस्फेयर है आपके घर पे वो कितना इंकरेजिंग होता है? आपके पेरेंट्स आपको कैसे ट्रीट करते हैं और कितना इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं? क्योंकि आई थिंक एक बच्चे के पहले टीचर उसके पेरेंट्स होते हैं और पहला स्कूल उसका अपना घर होता है। तो प्लीज अपने घर के बारे में, थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट के बारे में बताइए। मैम एक्चुअली इन माय फैमिली मैम हम लोग स्टार्टिंग से मैम मतलब हम लोग इन 2006 हम लोग दिल्ली में आए थे जी। देन मैम 2006 में तो उस समय तो मैम मतलब उतना मैं जानने लायक भी नहीं था। मैं आई थिंक 3 से 4 साल का तक का था जी। तो मैम इन 2010 मतलब मैम मेरे फ्रेंड्स पढ़ते थे और मतलब वो लोग अच्छी इंग्लिश भी बोल लेते थे, उन लोग काफी अच्छी नॉलेज थी उन लोग की। देन मैम मतलब उन लोग से सुनकर और मतलब उन सब के साथ साथ मैं लर्न तो करता था, बट मेरी भी इच्छा थी कि मैं उनके साथ स्कूल में जाऊं। तो मतलब पापा ने कई बार ट्राई किया स्कूल में, मतलब कि पापा ने कई बार कहा कि स्कूल में जाकर कि अगर आप इसका रिटर्न टेस्ट नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं लिख रहा, तो हम इसको याद करवा के भेजते हैं, आप इससे ओरल टेस्ट लीजिए। तो बहुत सी स्कूल्स ने मना कर दिया। देन उसके बाद मतलब पापा ने नेट पे वगैरह सर्च किया, तो उससे पहले तो उतना पता भी नहीं था, नेट भी उतना नहीं था। तो मैं 2012 में मैंने फर्स्ट सक्षम ज्वाइन किया था। तो उस समय मतलब पापा नहीं चाहते थे कि उस समय भी मैं घर से दूर जाऊं, क्योंकि पापा को उस समय भी सक्षम न्यू था और मैं घर से कभी दूर भी नहीं गया था। तो पापा को मतलब नहीं लगता था कि ये उतना भी होगा। तो मतलब कई बार मतलब मेरी सक्षम में भी क्लासेस छोड़वा देते थे पापा कई बार जी। पेरेंट्स का अपना कंसर्न होता है बच्चों के लिए जी। और मतलब पापा मतलब काफी फिक्र दिखाते थे आज सक्षम में क्या हुआ। मतलब शाम को पापा के आते ही
कुछ और नहीं होता था, बस इतना पूछना होता था, यहाँ तक पापा को पानी तक नहीं पीना होता था, बस इतना पूछना होता था बेटा स्कूल में हुआ क्या क्या। जी। तो आपके मतलब मैं जब पढ़ने लग गया सक्षम में, मतलब मैंने पूरा जब मैं अच्छा खासा पढ़ने लग गया और टीचर्स ने जब पापा को बोला कि अब ये नॉर्मल स्कूल्स में जा सकता है, देन उस समय पापा मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि मेरा बेटा भी अब नॉर्मल स्कूल्स में जाएगा। तो मतलब काफी पापा उस समय जो खुशी मैंने इतने सालों में नहीं देखी थी पापा के चेहरे पे, उस समय मैंने देखी। उसके बाद मैम 2001 साल में मैम इंडिकेटेड हो गया था, 2013 में मैं बाल भारती में फर्स्ट क्लास में जी। तो फर्स्ट क्लास में मैं जाते ही तो मतलब वहाँ पे मतलब मैं काफी डरने लग गया था, क्योंकि मैं सक्षम में उतने बच्चे नहीं होते थे। तो मैम वहाँ पर मैम बच्चों से साथ बोला, तो मैं फिर घर पर भी उतना नहीं बोलता था, क्योंकि फिर सक्षम से जाना, फिर आफ्टरनून वहाँ 2 o'clock क्लासेस लेना, फिर मतलब पापा को भी लगा कि मतलब ज्यादा हो रहा है। तो पापा ने आफ्टरनून क्लासेस के लिए टीचर्स को बोला था एक बार, मतलब पापा आए थे एक बार कि आफ्टरनून क्लासेस ना हो। तो आपकी बातों से दुर्गेश ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स हमेशा बहुत कंसर्न रहे और हर वक्त उन्होंने आपका साथ दिया कि आपको कोई प्रेशर ना हो, आप स्ट्रेस ना लें और अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़े। तो आज जब आप इतनी चीजों में इन्वॉल्व हैं, इतना सब कुछ अचीव कर रहे हैं, आप फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और आप टाइक्वांडो और इतने सारे स्पोर्ट्स और स्विमिंग ये सब ये भी करते हैं, तो आज आपके फादर, आपके पेरेंट्स कैसा फील करते हैं? मैम एक्चुअली इस समय तो मैम मेरे पेरेंट्स काफी एक्साइटेड है, और मैं अपने भाई बहनों के लिए, मतलब मेरे भाई बहनों को बोला जाता है कि उससे देखो, उससे तो कुछ सीख लो। तो मतलब इस समय तो मुझे भी काफी अच्छा लगता है। That's very nice। आप रोल मॉडल बन गए हैं अपने सिबलिंग्स के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। एक अब बहुत प्राउड है आपके पेरेंट्स आपको लेकर। हरिओम, अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए कि आपके घर में आपको पेरेंट्स कैसे इनकरेज करते हैं और आपके पेरेंट्स आपकी अब जब आप इतना प्रोग्रेस करते हो, इतनी चीजें अचीव करते हो, तो कितने खुश होते हैं? मैम मेरे पापा तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ओके। और मैं मम्मी बहुत मोटिवेटेड है। वेरी लवली लवली। तो आपको देख के वो बहुत मतलब खुश होते हैं, आपसे पूछते होंगे बहुत एक्साइटेड होके कि आज आपने क्या नया सीखा, आज आपने क्या नया किया? यस मैम। जी। तो आपको वो क्या कहते हैं और वो क्या चाहते हैं कि आप क्या क्या करें? वो भी आपको बताते हैं कि ठीक है क्रिकेट में और आगे खेलो, ये भी करो, वो भी करो, ऐसे आपको मोटिवेट करते हैं? यस मैम। वेरी लवली। अच्छा परी, अब आप मुझे बताओ कि आपके घर में आपको कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है? मम्मी करती है, पापा करते हैं, कौन करता है? मैम दोनों करते हैं। तो दोनों क्या कहते हैं आपको? दोनों क्या चाहते हैं कि आप लाइफ में क्या करें, क्या बने? मैम वो चाहते हैं कि परी ने सोच सोच के जवाब देना है, मुझे लगता है वो बहुत कुछ चाहते हैं। दोनों भाई बहन। ओके, परी दोनों भाई बहन है, दैट्स वेरी नाइस। तो बताओ फिर परी कि हरिओम को तो पेरेंट्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतना आगे चीजें करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, तो फिर आपको भी कहते होंगे कि हरिओम से सीखो? यस मैम। कहते हैं हरिओम से सीखो, उससे लेसन्स लो, वो कितना अच्छा कर रहा है क्रिकेट में, आप भी करो। यस मैम। चलो ग्रेट ग्रेट। तो क्या परी और हरिओम दोनों ट्विन्स हैं? मैम अच्छा, हरिओम आप बड़े हो? यस मैम। ओके, फिर तो भैया सबको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा परी। एनीवे, सो आलोक जी, ये बच्चे डेफिनेटली बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों में किसी चीज़ की कभी कोई कमी ना रहे, वो बेस्ट से बेस्ट उन्हें देने की कोशिश भी करते हैं। स्कूल में जो आप लोग इन बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनको किस तरह की और एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि इनका ग्रूमिंग भी होता रहे, इनका पर्सनल ग्रूमिंग हो, इंटेलेक्चुअल इनका जो ग्रूमिंग होता रहे और बाकी बच्चों की तरह जो इनका IQ लेवल है, जो इनका इंटेलेक्ट उसी लेवल पर आ जाए? किस तरह की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व कराते हैं? मैम अगर मैं सक्षम के अलावा अगर मैं सबसे पहले इनके स्कूल की बात करता हूँ, तो हमारा ये टारगेट होता है कि स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है तो सब में ये पार्टिसिपेट करें। और बल्कि हम खुद नहीं जाके बोलते, हम इन बच्चों से बोलते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप खुद बोलो टीचर से कि मैम मुझे पार्टिसिपेट करना है जी। जैसे कि कोई भी फंक्शन होता है स्कूल में, बच्चे सिंगिंग के लिए जाते हैं, कुछ गेम्स होता है तो गेम्स के लिए जाते हैं, तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जितने भी गेम्स हैं आप उसमें सब में पार्टिसिपेट करो। जितनी भी हमसे हेल्प होगी हम आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आता कि ये कैसे करेंगे तो आप हमें बताइए, हम आते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि मोस्टली जैसे बच्चे रेगुलर स्कूल में जाते हैं तो मैं और एक सर है नीरज सर, तो हमारा ये कोशिश रहती है कि हम वीक में एक विजिट कर सकें, और हमारा 3 विजिट होता है कि हम उन मतलब जो जनरली कितनी बार होता है कि जो नॉर्मल टीचर हैं या जनरल टीचर हैं उनको दिक्कत आती है कि भाई हम कैसे पढ़ाएं,
क्योंकि काफी बड़ी क्लास होती है और स्पेशली बच्चों को पढ़ाना, वही चीज समझाना तो उन्हें दिक्कत आ जाती है। तो हम थोड़ी बहुत हेल्प करने जाते हैं कि मैम आपको कुछ अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा इतना है कि आप जो लिख रहे हो बिना बोले मत लिखो, आप खाली उसको बोल लो। और अगर बच्चा अगर बोल भी नहीं पाते तो कोई बच्चा साथ में बैठा है, जैसे कोई ग्रुप बैठा है या उनका फ्रेंड्स बैठा है, आप उसको बता दो कि वो अपना काम कर ले, इसको डिक्टेट कर दे बाद में। फिर जो क्विज होते हैं, छोटे छोटे क्विज, जैसे स्कूल में सलमान में कंप्यूटर का क्विज होता है, ओलंपियाड हुआ था, तो उसमें हरिओम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और उसके लिए हम तैयारी कराते हैं कि हम कोशिश करते हैं क्लास में भी या छोटे छोटे टेस्ट लेते रहे हम इन बच्चों का, जीके का टेस्ट हो गया, कुछ हो गया, यानी कोई गेम्स वगैरह, जैसे बच्चे आए स्कूल से आए हमारे साथ, फिर चलो आज कुछ करते हैं, आज कुछ खेलते हैं, आज जीके का टेस्ट हो गया, अच्छा चलो आज कुछ मैथ्स के ऐसे खेल खेल में हम सवाल पूछ लेते हैं। वो स्पेशली जैसे मैं हो गया, नीरज सर हो गए, हम दोनों स्पेशली करते हैं ऐसा कभी ना कभी। हम सब बैठ गए, कोई सक्षम में जैसे कोई इवेंट हुआ, कुछ प्रोग्राम हुआ, तो वहां पे भी हम टाइम टाइम पे ऐसे इवेंट या एक्टिविटी कराते रहते हैं जिससे इनका आईक्यू लेवल अच्छा रहे और बढ़ता रहे। और बेसिकली हमारा फोकस होता है कि टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना बच्चों को, फिर टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा से ज्यादा इनका डेवलप हो सके। जो चीजें, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अब सारे बच्चे लैपटॉप पे काम करते हैं, तो हमारा ये टारगेट होता है कि ये लैपटॉप पे जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से करें, फटाफट करें और ज्यादा इजी हो जाए, कि इनके लिए भी इजी हो जाए, क्योंकि ब्रेल लिखना बहुत टफ काम होता है, हाथ का प्रेशर पूरे टाइम, क्योंकि आप परी को सोच लिए, परी के थोड़ी देर बाद एक पेपर लिखने के बाद उसको पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रेशर लगता है। ब्रेल पेपर में काफी थिक पेपर होता है, उसमें गड्ढे करना, प्रेशर। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएं, कि जो उनका सारा क्लास वर्क है, होमवर्क है, वो लैपटॉप पे करें। और लैपटॉप पे खाली आपका काम करना नहीं, फिर उनकी सर्चिंग शुरू हो जाती है। अब जैसे मैं अभी रास्ते में आ रहा था, मुझे भी इतनी मूवियां नहीं पता जो ये मुझे बता रहे थे यूट्यूब पे, सर आपने यूट्यूब पे, मैंने कहा देखते गाँव, कह रहे यूट्यूब पे, मैंने कहा अच्छा यार, मैंने कहा मैं तो इतना चलाता भी नहीं यूट्यूब जितना तुम चलाते हो। एग्जैक्टली, आजकल ये बच्चे ज्यादा टेक्नो savvy हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है कि टेक्नोलॉजी एक बून भी है जो इनको काफी हेल्प भी करती है आगे बढ़ने में। तो ये बच्चे स्कूल भी जाते हैं, फिर एनजीओ में भी आते हैं और काफी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी होते हैं, तो ये स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो जाते, इनको थकान नहीं होती है एट द एंड ऑफ द डे। हम कभी कभी हमें लगता है कि थक जाते हैं, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं ना सारे, तो ये मस्ती में सब कुछ थकान भूल जाते हैं। फिर इनका पढ़ने का मूड नहीं होता, फिर इनका मस्ती करने का मूड होता है। जब इन्होंने ठान लिया कि नहीं पढ़ना आज, तो आप कुछ भी बोलो, सर आज पढ़ने का मूड नहीं है। अच्छा, फिर पढ़ना है ही नहीं, पढ़ना है ही नहीं सर, ठीक है, करो मस्ती, चलो दोबारा खेलने चलते हैं, फिर आज बाहर चलते हैं कुछ खेलने। यानी लगता है कि कभी थक जाते हैं तो खुद बताया जैसे थक गए, या थोड़ा ब्रेक दे दिया हमने, चलो जाओ ब्रेक, घूम के आओ स्कूल में पूरा। ये बहुत अच्छी चीज है। और जैसे कि आपने बताया कि आप बाकी स्कूल्स में जाते हैं और बाकी जो बच्चे हैं जो फिजिकली फिट हैं, पूरी तरीके से नॉर्मल है, उनके साथ आप बैठकर पढ़ते हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आपका इंटरेक्शन होता है उन बच्चों के साथ। तो वो बच्चों का आपके साथ कैसा एक बिहेवियर, एक एटीट्यूड रहता है दुर्गेश, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैम समटाइम्स मैम बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें हमारे साथ कैसे बात करना है। मतलब मैम मैं जब फर्स्ट टाइम था स्कूल में, तो मैम मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे, वो कोई मतलब बोलते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि नहीं, अगर हम बोलेंगे तो नहीं मैम क्या कहेंगी, अगर इसे चोट लग गई तो मतलब मैम उनके पास जाकर उनको बताना पड़ता था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर मुझे चोट लगती है कोई बात नहीं भाई, खेल में तो सबको चोट लगती है, चोट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खेलो मेरे साथ, जिस तरह आप खेलोगे हम भी खेलेंगे जी। तो मतलब मैं इस समय तो मैं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती मैम। इस समय तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल तक खेलता हूँ। हमारे इंटर स्कूल, इंटर हाउस बहुत से कंपटीशन हुए, मैं बहुत सारे कंपटीशन में गया हूँ स्कूल की तरफ से। और यहाँ तक मतलब मैम आधे से ज्यादा मैच हमने जीते भी हैं मैम। अभी मतलब हम लोग सलमान पब्लिक स्कूल से जीत कर आए थे, और मैम कई बार पोएम रेसिटेशन वगैरह। तो मतलब मैम कहीं पर भी हम लोग पीछे नहीं रहते, बट मैम काफी बार ऐसा लगता था कि नहीं यहाँ पर मतलब यहाँ पर बताना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमें बताना पड़ता था बच्चों को। ओके तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने कॉन्फिडेंट होकर उनको अपने बारे में बताते हैं कि वो भी बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं आपके साथ। और आपने पोएम रेसिटेशन कंपटीशन की बात करी, तो मुझे कोई पोएम आप रिसाइट करके सुनाए। यस मैम, मतलब मैम ये तो मैम मैं काफी बार, तो वैसे तो मैम मेरा ज्यादातर डिबेट वगैरह होता था, बट मैम पोएम मैंने बहुत पहले लिखी, मतलब बहुत पहले हम लोग मैंने स्कूल में सुनाई थी। हाँ तो वही सुना दीजिए मैम। एक्चुअली मैम ये कहीं से पोएम है नहीं, ये खुद से लिखी हुई है। ओह दैट्स लवली, फिर तो जरूर सुनना चाहेंगे। और मैम तो मैम ये पोएम थी मैम नेचर के ऊपर, मतलब मैम गौरैया मैम विलुप्त हो रही थी, देन हम लोग ने ऐसी सर ने हम सब ने मिलकर लिखी थी जी। तो मैम मैं उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ प्लीज। मैम कितनी सुंदर थी धरती अपनी,
कितना सुंदर अंबर था, रंग बिरंगे फूल खिलते थे, उपवन कितना सुंदर था। छल छल करती थी नदियां, प्यारे गीत सुनाती थी, सागर के लहरों में भी जीवन का राग सुनाती थी। 6 ऋतुओं का था चक्र हमारा, यह ऋतुएं कितनी प्यारी थी। करकड़ में जीवन बसता था, ये प्रकृति कितनी न्यारी थी। कल तक प्रकृति में चिड़ियों के गीत सुनाई देते थे, गौरैया आंगन में फुदका करती थी। एक दिन पूछा मैंने माँ से, माँ कहाँ गई गौरैया रानी? माँ ने बोला, विलुप्त हो गई गौरैया रानी। विकास की होड़ में मानव ने हजारों पेड़ों को काटा है, गाड़ी मोटर ने वातावरण को प्रदूषण से भर डाला है, छत पर लगे मोबाइल टावरों ने वातावरण को रेडियस से भर डाला है। सुनो दोस्तों, हम ही हैं इस गौरैया के इस हाल के जिम्मेदार। आओ मिलकर लौटाएं इसको इसका संसार। करता हूँ वादा मैं तुमसे, अपने आंगन में लाऊंगा एक पौधा, ताकि फिर से लौटा सकूं तुमको तुम्हारा प्यारा घर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी चीजें आप इसमें कवर करी, बहुत अच्छे से सुनाई। और अब इससे मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगी, क्योंकि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको एनवायरमेंट कंजर्वेशन पर जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी चीजें समझते हैं कि टेक्नोलॉजी हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज की प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो आई होप कि आप एक साइंटिस्ट बनेंगे और हमारे एनवायरमेंट को कंजर्व करने में बहुत कुछ एफर्ट्स करेंगे। सो हरिओम, आप मुझे बताइए कि जब आप स्कूल जाते हैं और बच्चों के साथ आप बैठते हैं, जो आपकी बाकी फ्रेंड्स हैं, तो उनसे आपका कैसे इंटरेक्शन रहता है? वो आपसे कितना मिलजुल के बात करते हैं, कितना आप लोग साथ में घूमते हैं, पढ़ाई करते हैं? बताइए थोड़ा। मैम जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गया था मैम जब मैंने स्टाइलर्स निकाला मैम, ब्रेसलेट, और मैम बच्चों ने देखा मैम तो वो सब डर गए मैम, क्योंकि मैम उसके नीचे एक पिन लगी होती है मैम, उस पिन से डर गए। और मैम सब भागने लगे। अच्छा, फिर आप पकड़ पकड़ के लाए हो सबको? मैम नो। फिर क्या हुआ मैम, सब डरने लगे मैम। फिर मैम बस एक बच्चा था मैम, वो डर नहीं रहा था मैम। तो सारे बच्चे मुझे तंग भी करते थे शुरू में। मैम वो मुझे जोर से पकड़ लेते थे, और मैम जब मैं उनको पकड़ने वाला होता था तब वो भाग जाते थे। मैम बस एक बच्चा समझदार था मैम, इसलिए मैम ने उसको मेरे साथ बिठा दिया। तो वो आज आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया होगा? मैम नो, नहीं फ्रेंड नहीं बना है। चलिए, उसका नाम विराज है। बट आई होप विराज आपका फ्रेंड जरूर बनेगा, और इतना समझदार है तो आगे भी समझदारी दिखाएगा। तो अब आपको कैसा लगता है स्कूल में? मैम अब तो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वेरी पॉजिटिव, दैट्स वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ यू। और परी, आप भी स्कूल जाते हैं? यस मैम। तो आप मुझे बताइए परी, आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? मैम रिद्धिमा। तो आप रिद्धिमा के साथ ही बैठते हो, उसी के साथ पढ़ाई करते हो? मैम यस। अच्छा, तो रिद्धिमा की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? कि मैम वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। कैसे ध्यान रखती है आपका? जैसे गेम पीरियड में वो मेरी हेल्प करती है। ओके। और मैम वो मुझे जो भी वो अपने क्लब में जाती है वही मुझे सिखाती है। वेरी ग्रेट, वेरी लवली। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और रिद्धिमा को आप मेरी तरफ से हाई भी जरूर कहना, ठीक है? वो इतने अच्छे से आपको सपोर्ट करती है, तो शी इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ योर्स। और अब हमारे पास समय बहुत ही कम रह गया है, हमें अपने इस आज के शो को वाइंड अप भी करना है। लेकिन इससे पहले मैं अपने शो को वाइंड अप करूं, आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को और उन टीचर्स को जिन्हें कहीं पर समझ नहीं आता है कि वो इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ कैसे डील करें कि अपनी जिंदगी में और आगे बढ़े और तरक्की करें? मैम खाली एक सिंपल सी लाइन है कि देखने का नजरिया बदलो, ठीक है? बस अगर आपको अपने बच्चों में विकास चाहिए और ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए जी, ठीक है? अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसको दिव्यांग ना समझ के उसको नॉर्मली, जैसे हमारे जनरल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, आप उनकी तरह लीजिए। थोड़ा सा अडेप्टेशन होता है, उससे सारी चीजें अच्छी हो सकती है। अगर मैं बच्चों की तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन अगर जैसे बोलता हूँ कि सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाता है तो उसके कई सारे उपाय होते हैं। आटे की गोली डाल दी, आलू डाल दिया, पानी बढ़ा दिया, वो आपकी एक अडेप्टेशन है कि आप कैसे खा रहे हो। उसी तरीके से अगर आप बच्चे को कुछ डिलीवर कर रहे हो, अगर उसमें कुछ चाहते हो अच्छा, तो नजरिया बदलो। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा तो आप सोचो कि वो क्यों नहीं कर पा रहा। अगर वो सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा तो दूसरा ऑप्शन भी तो है, आप रैंप बनवा सकते हैं। अगर इतनी बड़ी बात नहीं है तो आप ये भी तो कर सकते हैं कि शायद आप डॉक्टर को दिखा लें कि शायद उसके थोड़े पैर में थोड़ी दिक्कत हो, उसके लिए कुछ और जूते हाइटेड हो जाएंगे, ठीक है? अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो आप उसके लिए ब्रेल मार्क्स हो गए,
टेक्टाइल चीजें हो गई, आप वो दिखा सकते हो। गेम्स का हो गया, गेम्स में अगर बच्चा कैसे करेगा, उसमें साउंड को इंक्लूड कर दो बस, क्योंकि सारी चीजें अगर विजुअल इम्पेयर्ड में बात करें साउंड पे डिपेंड करती है। अगर आप उस चीज में साउंड लेके आ जाओगे और आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ और आंख बंद करके सोचता हूँ कि किस तरफ जाना है, तो आपके पास खुद काफी सारे आइडिया आ जाएंगे कि मैं अपने बच्चे का कैसे डेवलपमेंट कर सकता हूँ। और उसको जनरली नॉर्मल बच्चे की तरह ही आप उसका विकास कीजिए, खेलने दीजिए अपने भाई बहनों के साथ और उसको बढ़ने दीजिए। अगर उसकी क्वेरी है तो उसको जानने दीजिए। सेफ्टी जरूरी है, सेफ्टी के लिए मना नहीं करता, उसको ध्यान में रखिए। वो सेफ्टी जहां तक जरूरी है वहां ध्यान में रखिए, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है उसको नॉर्मल बच्चे की तरह होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि वो दिव्यांग है, कोई डिसेबिलिटी बीच में आ गई। बचपना उसका वहीं खत्म हो जाएगा जब आपने उसको रोकना शुरू कर दिया तो, क्योंकि वो जी ही नहीं पाएगा उस बचपनों को। फिर वो बाद में सोचता, और आपको समझ भी नहीं आएगा कब में वो बड़ा हो गया, कब में उसमें मेच्योरिटी आ गई, और कब में दिव्यांगता के साथ साथ उसमें आपकी वजह से और ज्यादा कितनी डिफिकल्टी वो फेस करेगा। और हर बच्चा यूनिक होता है। अगर हम नॉर्मल बच्चों की बात करें तो उनकी भी अपनी स्पेशल नीड्स होती हैं, वो भी हर चीज में एक्सेल नहीं कर सकते। उनकी भी हमें हर बच्चे की क्वालिटी, उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पहचान कर उनको ग्रूम करने की कोशिश करनी चाहिए। और आज जो हमारे पास ये तीनों बच्चे हमारे साथ आए, दुर्गेश, हरिओम, परी, आपने इतनी अच्छे से बात की और मुझे आपने इतना मोटिवेट किया है। आई होप कि हमारे जो लर्नर्स और लिसनर्स हैं वो भी आपको सुन के बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा होगा। यस मैम। क्या आप तीनों यहाँ पहली बार आए हैं? मैम नो मैम, मैं थर्ड टाइम आया। ओ, आप तो थर्ड टाइम आए हैं, आप तो एक्सपीरियंस्ड हो गए इसमें। और परी, आप? मैम फर्स्ट टाइम। आप फर्स्ट टाइम आई हैं, ओके। सो आई होप कि आप दोबारा हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर दोबारा आएंगे और अपने नए नए एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे। आप स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है। और मैं आपके लिए ये ज़रूर विश करना चाहूँगी कि आप कल हमारे फ्यूचर, हमारी कंट्री को इंटरनेशनल अरीना में रिप्रेजेंट करें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पढ़ाई हो, लेकिन डेफिनेटली हम आपको और आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो लर्नर्स एंड लिसनर्स, यहाँ पर हम अपने इस सेशन को रैप अप करेंगे क्योंकि हम आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। आई होप इस सेशन का जो भी फीडबैक है वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है nioscr@nios.ac.in। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरीके से आपने इन बच्चों को सुना, इनको आगे बढ़ते हुए देखा, अगर आपके आसपास भी ऐसे बच्चे हैं तो प्लीज़ आप उनको भी गाइड कीजिए, उनके पेरेंट्स में भी अवेयरनेस लेके आइए और इन बच्चों को एग्जाम्पल दीजिए, ताकि हर वो बच्चा जो कहीं ना कहीं फिजिकली किसी वजह से नेचुरली पीछे रह रहा है, लेकिन आपके मोटिवेशन और सपोर्ट की वजह से वो उस बैरियर को भी क्रॉस करके जीवन में आगे बढ़ जाए। हम ये प्रोग्राम्स आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आप इन प्रोग्राम्स को सुने, आप खुद अपडेटेड हो, इन्फॉर्म्ड हो, आपके अंदर एक अवेयरनेस आए और आप अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी में भी वो अवेयरनेस जरूर स्प्रेड करें। सो हमारा यही प्रयास है कि आप इन बच्चों को सुन के इनसे जरूर मोटिवेट हुए होंगे और इन्हीं की तरह बाकी बच्चों को आगे भी बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे और उसके लिए कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे।